इस्लामी दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया, जिसे आज हम द ओटोमन अम्पायर के नाम से जानते हैं। ये वो सल्तनत है जिसने सबसे ज़्यादा इस दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन सवाल ये है कि इतनी मजबूत सल्तनत, इतने लंबे समय तक चलने वाली सल्तनत अचानक से कैसे ख़त्म हो गई, और इस सल्तनत ने किस तरह से अपनी बुलंदियों को छुआ था और इतनी ज़्यादा सुपर पावर बन गई थी। लिहाजा आप तमाम लोगों की ख्वाहिशों पर हमने द ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का वाक़या पेश करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सल्तनत उस्मानिया के एक एक करके सभी सुल्तानों की हिस्ट्री बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अर्तुगरुल गाजी के बेटे और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सुल्तान यानी उस्मान गाजी की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर आने वाले हजरात हिस्ट्री की इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा लाइक ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से। 13वीं सदी में खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी और फिर अल्लाह ताला ने इसे ऐसे ऐसे सुल्तान दिए जिन्होंने न सिर्फ अपने बाप दादाओं की सल्तनत को बचा कर रखा बल्कि दिन ब दिन उसे बढ़ाते चले गए। दोस्तों, बात करें उस्मानिया सल्तनत के बारे में तो इनके बाप दादा कुर्दिस्तान के रहने वाले थे। लेकिन मंगोलों के दौर में जब मंगोलों ने इन पर चढ़ाई कर दी थी और इनके इलाके में जाकर खूब डाका दली करने लगे, तो ये लोग वहाँ से मुंतकिल होकर अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में अनातोलिया में हिजरत कर गए। अनातोलिया पहुंचकर इन लोगों ने वहीं पर अपना डेरा डाल लिया। और दोस्तों, जिस वक्त उस्मानियों के बाप दादा ने अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में अनातोलिया की तरफ हिजरत की, उस वक्त ये कबीला यानी जिसे काई कबीले के नाम से जाना जाता था, उस वक्त अनातोलिया में तुर्की नस्ल के लोगों की सल्तनत थी। इस सल्तनत को सल्जूक सल्तनत के नाम से जाना जाता था। इस सल्तनत के बादशाह का नाम अलाउद्दीन था। ये सल्तनत अपनी तरक्की का दौर गुजार कर बर्बादी के दौर पर गमजन हो चुकी थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि सल्जूक सल्तनत ने मुसलमानों को अलप अरसलान जैसे हुक्मरान दिए थे, जिन्होंने सिर्फ 15,000 की फ़ौज की मदद से 1 लाख की फ़ौज जो रोमियों की फ़ौज थी उसे शिकस्त देकर अपना गुलाम बना लिया था। लेकिन अब ये सल्तनत पूरे तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी और इस सल्तनत को जहाँ एक तरफ मंगोलों का डर था, वहीं दूसरी तरफ रोमियों के बचाव के लिए जुस्तजू कर रही थी। और दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी अपने छोटे से कबीले के साथ अनातोलिया पहुंचे तो अनातोलिया के रास्ते में ही इन दो फौजों में जंगें हो रही थी। इस जंग को जब अर्तुगरुल गाजी ने देखा तो उन दो फौजों में से एक फौज जहां बहुत ज़्यादा ताकतवर और तादाद थी, वहीं दूसरी तरफ दूसरी फौज बहुत ज़्यादा कमज़ोर और तादाद में बहुत ज़्यादा कम थी। लिहाजा वजह ये थी कि अर्तुगरुल गाजी बहुत ही बहादुर और रहमदिल इंसान थे, और इसी वजह से अर्तुगरुल गाजी ने उस कमज़ोर और कम तादाद वाली फ़ौज का साथ दिया था। जिस फ़ौज का साथ अर्तुगरुल गाजी ने दिया था वो फ़ौज सल्जूक सल्तनत की फ़ौज थी, लेकिन इस बात का ज़रा बराबर भी इल्म ना था। लिहाजा अर्तुगरुल गाजी ने जब अपने चंद सिपाहियों के साथ उन पर चढ़ाई की तो वो फ़ौज खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग गई। उस फ़ौज ने सोचा कि शायद सल्जूक को कहीं से मदद मिल गई है। लिहाजा सल्जूक सल्तनत की वो छोटी सी फ़ौज जो अपने आप को हारा हुआ मान चुकी थी, अर्तुगरुल गाजी की वजह से फतेहाब हो गई। सुल्तान अलाउद्दीन को इस बात की खबर मिली तो सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी से खुश होकर अर्तुगरुल गाजी और उनके काई कबीले को सल्जूक सल्तनत की सरहदों पर एक जागीर अता कर दी। लिहाजा वहीं पर काई कबीला आबाद हो गया और इस तरह से सल्जूक सल्तनत के सुल्तान यानी सुल्तान अलाउद्दीन को भी एक वफादार और ताकतवर दोस्त मिल गया था। दोस्तों, उस दौर में सल्जूक सल्तनत के कमज़ोर होने के कारण उसके बहुत से अमीरों ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने कभी भी सल्जूक सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की नहीं सोची। वो हमेशा सल्जूक सल्तनत यानी सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार बनकर रहे, क्योंकि वफादारी उनके खून में थी। सन 1258 ये वो साल है कि जिसको इस्लामी तारीख में एक काले साल के रूप में याद किया जाता है। इसी साल में बगदाद, जो उस दौर का सबसे तरक्की याफ्ता शहर माना जाता था, उस पर मंगोलों के राजा यानी हलाकू खान ने हमला किया था।
यह हमला इतना खतरनाक था कि इस हमले में पूरे बगदाद को तबाह कर दिया गया। मुसलमानों के बच्चों व औरतों को गुलाम बना लिया गया और उनके मर्दों को कत्ल करके उनकी गर्दनों के मीनार खड़े कर दिए गए। ऐसे कत्लेआम और लूटमार के बाद हर इंसान यही सोचा करता था कि मुसलमान दोबारा कभी भी अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन तकदीर इन सोचने वालों पर हंस रही थी, क्योंकि इसी साल सन 1258 में काई कबीले के सरदार यानी अर्तुगरुल गाजी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, जिस बच्चे का नाम उस्मान गाजी रखा गया। मुस्तकबिल में इस लड़के के एक ऐसी कुव्वत वजूद में आनी थी जिस ताकत का मुकाबला करना यूरोप, एशिया या दुनिया की किसी भी फौज के लिए मुमकिन नहीं था। और दोस्तों, उस्मान गाजी भी होशियारी और बहादुरी और अक्लमंदी में अपने वालिद से जरा से भी कम नहीं थे। वो भी बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी की तरह वफादार और बहादुर थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए सल्जूक सल्तनत के वफादार रहे। जवानी के दिनों में उस्मान गाजी एक बुजुर्ग के पास इल्म सीखने जाया करते थे। उस बुजुर्ग की बहुत ही खूबसूरत साहिबजादी थी। उस साहिबजादी का नाम माला खातून था। उस्मान गाजी ने जब उस माला खातून को देखा तो वो उन पर फिदा हो गए और उन्होंने उस बुजुर्ग के सामने माला खातून से निकाह करने की पेशकश जाहिर की। लेकिन वजह ये थी, उस्मान गाजी बहुत ही अमीर घराने के थे, वहीं दूसरी तरफ वो बुजुर्ग बहुत ही गरीब और दरवेश थे। लिहाजा इन हालातों को देखते हुए उस बुजुर्ग ने उस्मान गाजी से निकाह के लिए इनकार कर दिया। उस्मान गाजी की निकाह की पेशकश को ठुकराने के बाद भी उस बुजुर्ग की लड़की की खूबसूरती और इल्मी शिफ़ात को देखते हुए बहुत से ऐसे लोगों ने निकाह की पेशकश की जो उस्मान गाजी से कई ज़्यादा अमीर और रुतबे में बुलंद थे। लेकिन उस बुजुर्ग ने उन सब की निकाह की पेशकश को ठुकरा दिया। एक बार की बात है, उस्मान गाजी सो रहे थे और उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके बुजुर्ग उस्ताद के सीने से एक चांद निकला और वो चांद सीधा आते आते उस्मान गाजी यानी उनके खुद के सीने में दाखिल हो गया और उसके पहलू से एक पेड़ नामोदार हुआ, जो पेड़ बढ़ता ही चला गया और वो पेड़ बढ़ते बढ़ते उनकी शाखें आसमानों पर जा लगी। उस दरख्त की जड़ से दुनिया की 4 बड़े दरिया तजला, फरा, नील और डेन्यू जैसे बह रहे थे और 4 बड़े पहाड़ कोहे काफ, कोहे तुल, कोहे बलकान, कोहे अतलास इलाकों को संभाले हुए थे। और फिर अचानक से एकदम तेज़ हवा चलने लगी और उस दरख्त के पत्ते उड़ते उड़ते अजीमो शान शहर की जानिब चले, जो शहर 2 बड़े आज़मों और समंदर पर बाकी था और एक अंगूठी की तरह दिखता था। उस्मान गाजी उस अंगूठी को पहनने ही वाले थे, अचानक से उसकी आंखें खुली और फिर उस्मान गाजी ने अपना ख्वाब अपने बुजुर्ग उस्ताद को सुनाया, जिसके पास वो रोज़ इल्म सीखने जाया करते थे। उस्मान गाजी के इस ख्वाब को सुनकर वो बड़ी सिफत बुजुर्ग उस्ताद फ़ौरन समझ गए थे और उन्होंने अल्लाह ताला की हिकमत को समझते हुए अपनी बेटी का रिश्ता हज़रत उस्मान गाजी से कर दिया। और उस वक्त तक उस्मान गाजी सिवाय सल्जूक सल्तनत के जागीरदार के सिवा कुछ नहीं थे कि वो सल्जूक सल्तनत के एक वफादार जागीरदार थे। लेकिन फिर मंगोलों ने अचानक से सन 1299 में एक बड़ा हमला करके सल्जूक सल्तनत को पूरी तौर पर ख़त्म कर दिया और सल्जूक सल्तनत के आखिरी सुल्तान अलाउद्दीन भी मारे गए। सुल्तान अलाउद्दीन के कत्ल हो जाने के बाद उस्मान गाजी अब बिल्कुल आज़ाद हो चुके थे। अब वो पूरे तौर पर आज़ाद थे कि वो अपनी खुद की सल्तनत कायम कर सके। अपने कुछ एतदामी दिनों में उस्मान गाजी ने जंगो जदल करने के बजाय रहमदिली और इंसाफ पसंदीदा से काम लिया। यही वजह रही कि वो अब गैर मुस्लिम और मुस्लिम हर तरह के लोगों में बड़े ही अदब और एतराब से पहचाने जाने लगे। लेकिन उस्मान गाजी की इस नरमी को दूसरे तुर्क सरदारों ने उस्मान गाजी की कमज़ोरी समझा। लेकिन ये उन सरदारों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उन सरदारों ने सलेबियों से गठजोड़ करके उस्मान गाजी की सल्तनत पर हमला बोल दिया। लेकिन उस्मान गाजी ने एक के बाद एक तमाम सरदारों को शिकस्त देना शुरू कर दिया और एक के बाद एक अजीम किले फतह करना शुरू कर दिया। उस्मान गाजी की तरक्की को देखते हुए सलेबियों को खतरा होने लगा, तो उन्होंने मंगोलों के साथ गठजोड़ करके मंगोलों को उस्मान गाजी की सल्तनत पर हमला करने के लिए राजी किया। जब मंगोलों ने उस्मान गाजी की सल्तनत पर हमला करने की तैयारी की तो उस्मान गाजी ने भी अपने बेटे उरहान गाजी, जिसे मुस्तकबिल का बादशाह बनना था, उनको उनके खिलाफ जंग में भेज दिया। उरहान गाजी ने भी अपने बाप उस्मान गाजी के भरोसे को कायम रखते हुए इतनी होशियारी और बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला किया और इतनी खतरनाक शिकस्त दी
कि वो अब दोबारा ज़िंदगी में उस्मानियों की तरफ नहीं भटके। रोमी सल्तनत यानी सलेबियों के बहुत सारे इलाकों को फतह करने के बाद उस्मान गाजी ने बरूशा शहर का भी मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा 10 साल तक लगातार जारी रहा। ये मुहासरा इतना लंबा हो गया कि आखिरकार उस्मान गाजी की मौत का वक्त करीब आ गया था। उस्मान गाजी जब अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे उरहान गाजी को अपने पास बुलाया और अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर। उस्मान गाजी ने अपने बेटे उरहान गाजी से कहा कि तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे बाप को बरूशा शहर में दफनाया जाए। लिहाजा एक बेटे के इम्तिहान की घड़ी थी। उधर बाप की मौत का वक्त करीब आ रहा था और इधर एक ऐसा मजबूत शहर जिसे 10 साल में भी फतह नहीं किया जा सका, उसमें ही अपने बाप की मर्यत को दफनाना था। लिहाजा उरहान गाजी ने बड़े ही होशियारी और बहादुरी के साथ एक आखिरी हमला किया और ये हमला इतना खतरनाक था कि रोमी सल्तनत ज़रा बराबर भी उस्मानियों के सामने नहीं टिक सकी। वो मजबूत शहर जिसे उस्मान गाजी 10 सालों में भी फतह नहीं कर पाए, उनके बेटे उरहान गाजी ने चंद दिनों में फतह कर लिया।